एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज मैंने आपको पढ़ाना है वेक्टर्स की कुछ और क्वालिटीज के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं। तो जाइए, पढ़िए, एंजॉय करिए। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में, और ये क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लो। और बेसिकली ये टॉपिक किसके अंदर आना है ये भी बता देती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको वेक्टर के बारे में पढ़ाया, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने आपको बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जो वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा क्लोनिंग वेक्टर होता है। कौन सा होता है? क्लोनिंग वेक्टर होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट मतलब, फिर उसके बाद मैंने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में पढ़ाया, जो अभी मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी। तो किसी भी वेक्टर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पहला लेक्चर पर डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी वेक्टर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके पास हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डिजायर्ड जीन उसने घुसा लिया और रेप्लिकेट ही नहीं कर पा रहा है। तो कोई भी जो डीएनए होता है, मतलब प्लाज्मिड जो है, जैसे कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी पढ़ा कि बैक्टीरियोफाजस और प्लाज्मिड जो होते हैं इनका बड़ा ही हाई कॉपी नंबर होता है, इनका रेप्लिकेशन पावर जो होता है वो ट्रिमेंडस होता है। और अगर हमने इसमें एलियन डीएनए घुसा दिया, अपना डिजायर्ड जीन घुसा दिया, तब तो इन्हें आग ही लगा देनी है बच्चों। ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। सो ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो भी प्लाज्मिड का है, वेक्टर का है, वो हाई कॉपी नंबर वाला होना चाहिए, तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड थोड़े सा क्लोनिंग साइट और साइज ऑफ वेक्टर के बारे में आज के लेक्चर में। ये भी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये भी जो लेक्चर है ये फीचर्स ऑफ वेक्टर के अंदर ही आएगा। फीचर्स ऑफ आइडियल वेक्टर, ठीक है। ये भी फीचर्स ऑफ आइडियल वेक्टर के अंदर ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। चलिए, हम लोगों ने कल ये पढ़ा था, जो कि मुझे एक छोटू सा रिवाइज करवाना है। ये मेरे पास एक प्लाज्मिड है, ठीक है, डन है। अब मैंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, ठीक है। और ये बच्चों जी मेरे पास है एलियन डीएनए, ठीक है, डन, समझ में आई बात। ये बच्चों मेरे पास है एलियन डीएनए, क्लियर। अब आई नीड टू इंसर्ट दिस एलियन डीएनए इनटू माय प्लाज्मिड, ठीक है। अब कहानी ये है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये प्लाज्मिड कट गया हो या तो ये प्लाज्मिड ना कटा हो, ठीक है। मान लो कि ये एलियन डीएनए इसमें आके जुड़ गया, जोड़ दो एलियन डीएनए को, ये एलियन डीएनए इसमें आके जुड़ गया, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। हो सकता है कि एलियन डीएनए को आने में हो गई हो देर, देर से आओगे तो पहले ही जुड़ जाऊंगा, ये पहले ही जुड़ गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको किसमें क्या दिख रहा है, किसमें रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो मैम सीधी सी बात है कि ये वाला जो है ये हमको रिकॉम्बिनेंट दिख रहा है, ठीक है। एक बार में सारी चीजें, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इट्स जस्ट अ रिवीजन बेटा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका एलियन डीएनए, ठीक है। एलियन सही लिखा है ना, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये है आपका प्लाज्मिड, जिसमें हम प्लाज्मिड लिख दूं या इसी को मैं वेक्टर भी लिख सकती हूं, क्लियर है, ठीक है। सो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट किया, कट करके हम एलियन डीएनए ला ही रहे थे कि बोले भाड़ में जाओ, मैं पहले ही जुड़ जाता हूं, ये जुड़ गया। तो ये हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये कैसा हुआ बच्चों, ये हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें कोई भी नया डीएनए आप इंसर्ट नहीं कर पाए, दैट इज व्हाई इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड दिस इज द रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, डन है, इसमें कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। अब हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसका वेट ज्यादा हो गया होगा, इसका वेट कम होगा, ज्यादा वेट होगा तो पीछे रह जाएगा, कम वेट तो आगे चले जाएगा। हम ये समझ जाएंगे कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अब बेटा जी क्या करना है, हमें करना है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आइए आइए, देरी किस बात की है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? मैम ट्रांसफॉर्मेशन इज द थिंग जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने, देखो आज मैंने सोचा कि थोड़ा कैपिटल में लिख के देखूं, शायद मेरे बच्चों को मेरी अच्छी हैंडराइटिंग मिल जाए, पर ठीक है। तुम लोग कभी कभी मुझे बहुत वो बोलते हो ना, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम, ठीक है बेटा जी, कोशिश जो है मेरी जारी है,
ठीक है। सो हमने क्या किया बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन किया। व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है? देखो हमने क्या किया, अब हम हिडन ट्रायल, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि ये जो मेथड्स हम करते हैं ना बेटा जी, ये बड़ा ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। मतलब हमें नहीं पता है, बिल्कुल हम नहीं जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तुम सोचो कि एक पीस ऑफ डीएनए को तुम एक छोटू से नन्हे से प्लाज्मिड में घुसाना है, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले इस प्लाज्मिड को कट करो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको ये भी नहीं पता है कि प्लाज्मिड कटा है या नहीं कटा है, मेरी बात समझ रहे हो ना? हमने ये भी नहीं पता है कि प्लाज्मिड कटा है या नहीं कटा है। मान लो प्लाज्मिड कट गया है, सपोज दैट हम ये मान रहे हैं कि प्लाज्मिड तो कट गया है। अब अगर प्लाज्मिड कट गया है तो आपका एलियन डीएनए इसमें घुस जाना चाहिए, पर अगर एलियन डीएनए समय पर नहीं पहुंच पाया तो वो कटा हुआ प्लाज्मिड जो आपस में जुड़ जाएगा। अगर एलियन डीएनए घुस गया तो रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, और अगर नहीं घुसा होगा तो नहीं हुआ होगा। एक हमारे पास हमने टेक्निक डेवलप कर ली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो हम उसमें दोनों प्लाज्मिड को डाल के देख सकते हैं, ठीक है। पर जब हम डालते मतलब इसका मतलब ये कि हमारे पास जो मिला हुआ है कहानी उसमें दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। अगर हमको दोनों प्रकार के बैंड्स उस जेल में दिखाई दे रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन वाले भी नॉन रिकॉम्बिनेशन वाले भी, भारी और हल्के दोनों वाले भी, मतलब इसका ये है कि इस मिक्सचर में दोनों चीजें हैं। क्लियर है? अब इस मिक्सचर से मैं बोलूं कि नहीं ये कलर वाला मैं अलग करना चाहती हूँ, ये वाला मैं अलग करना चाहती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, बिकॉज ये इतने माइन्यूट लेवल पे हो रहा है कि अब आप रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को सोल्यूशन से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीधा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बच्चों, तो मान लो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। हम ऐसा मान रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज डन, ठीक है, डन है बच्चों, तो हमने ये माना कि ट्रांसफॉर्मेशन डन हो गया। पहली पॉसिबिलिटी ये है, ये वाला इसमें चला गया। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है? मतलब ट्रांसफॉर्म्ड हो गई ना सेल, इट इज अ ट्रांसफॉर्म्ड। मान लो कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, मान लो कि इसमें कोई नया डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में नहीं आया। ये जो डब्बे बना रही हूं ये बेटा क्या है, ये जो डब्बे में बना रही हूं ये है बैक्टीरियल सेल, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है ये, डन। अब हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ हो, भाई सब कुछ है ना, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसे हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, यही बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है वो भी रिकॉम्बिनेंट वाला, तो ये है ट्रांसफॉर्म्ड सेल। पहले तो मैं ये लिखूं, ये है ट्रांसफॉर्मेंट सेल, हो गया ट्रांसफॉर्मेंट सेल, डन हो गई इतनी बात, ठीक, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ठीक है। उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें बिना रिकॉम्बिनेशन वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया हो, ठीक है, हो सकता है कि इसमें बिना रिकॉम्बिनेशन वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया हो, ठीक है। अब ये है तो बेटा जी ट्रांसफॉर्मेंट सेल है कि नहीं है, मतलब कुछ तो नया आया ना, नया का मतलब देखो इसके पास खुद का प्लाज्मिड था पर हमने बाहर से कोई प्लाज्मिड ले लिया, तो ये भी है एक ट्रांसफॉर्मेंट सेल ही, दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, ठीक है, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। पर कहानी ये है कि इसमें जो प्लाज्मिड आया है वो रिकॉम्बिनेंट वाला है, तो ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या है बच्चों, ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है? इसमें रिकॉम्बिनेशन वाला आया इसलिए रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें नहीं आया इसलिए नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है। इसमें खुद का ये बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल अपना खुद का प्लाज्मिड है, इसमें कोई बाहर से कुछ नहीं आया, ठीक है। अब मैडम आप तो लिख दी क्योंकि बोर्ड पे बना रही हो, ठीक है, पर अगर आप ये बोल रही हो कि सब कुछ बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होता है, मान लिया आपकी बात मैम सराखों पर मुंडी पर रख लेते हैं अपनी बात, आपकी बात, पर अगर आपने हमको ये बोला है कि जब हम ये नहीं पहचान पा रहे तो जब ट्रांसफॉर्म हो गया तो हम ट्रांसफॉर्म सेल को कैसे पहचानेंगे, बताइए जरा। कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि जब हम इस प्लाज्मिड को नहीं पहचान पा रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो जब हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो हम उन बैक्टीरियल सेल को कैसे पहचाने कि उसके अंदर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ, उसमें बाहर से प्लाज्मिड आया या नहीं आया, इसकी भी एक टेक्निक है, आओ समझते हैं। देखो ध्यान से, है ना, मैं तुम्हें एक प्लाज्मिड बना के बता रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं छोटू सा बता रही हूँ, है ना, ये मान लो कोई अपना प्लाज्मिड है, क्लियर है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी इसके बारे में हम अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड पढ़ेंगे तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब बेटा जी होता ये है, ध्यान समझना, आपकी प्लाज्मिड में सबसे पहले तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, सो हम ये मानते हैं कि ये है आपका ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। आपके प्लाज्मिड में ध्यान से समझना, हर प्लाज्मिड में नहीं,
ठीक है, हर प्लाज्मिड में नहीं, आपके प्लाज्मिड में कुछ साइट्स होती है, रेडी रेड से बनाओगी शिप्रा मैम, सब रेडी रेड से बनाओगे, आपके प्लाज्मिड में कुछ साइट्स होती हैं, ठीक है। ये जो साइट्स होती हैं बेसिकली इन साइट्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होती है, जैसे कि अलग अलग बना लेती हूँ मैं थोड़ा सा, एक ये मैंने बना ली, ला 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 ला, एक ये बना ली, ठीक है। मान लो कि मैंने ये, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, अब हम सिलेक्टेबल मार्कर में अब घुस रहे हैं, ठीक है। मान लो बेटा कि ये एक प्लाज्मिड है अपना, ठीक है, प्लाज्मिड में एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइड हो गई, अब प्लाज्मिड में अलग अलग साइट्स होती हैं, ठीक है, और ये जो साइट्स होती हैं, ये जो साइट होती हैं, ये अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। समझ आ रही है बात? नॉर्मली बैक्टीरिया के पास जो जेनेटिक मटेरियल है, जो प्लाज्मिड है, उसमें कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड नहीं होता, पर किन्हीं कारणोंवश अगर उस बैक्टीरिया ने बाहर से कोई एक ऐसा प्लाज्मिड ले लिया जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट थी, तो वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। बिल्कुल घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल समझते कैसे हो रहा है। सो ये जो प्लाज्मिड होता है, इसमें साइट्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? साइट्स, ठीक है। अलग अलग देखो, पर्पल बनाई, ब्लैक बनाई, साइट्स होती हैं। और ये साइट्स किस चीज के लिए होती हैं? ये होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, ठीक है। ये होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, ठीक है। मान लो ये वाली जो साइट है, ये एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट, AMPR लिखा है, एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक है, उसके लिए रेजिस्टेंट साइट क्या है, समझा रही हूँ, टेंशन नहीं लो। और ये वाली जो साइट है, ये मान लो टेट्रासाइक्लिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन पूरा लिख देती हूँ, साइक्लिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है ये। बिल्कुल घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे TETR, ठीक है। सो प्लाज्मिड है ये हमारा, ये जो प्लाज्मिड है इसमें मुझे दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट साइट दिखाई दे रही है, ठीक है। एक एम्पीसिलिन के लिए, एक टेट्रासाइक्लिन के लिए, ठीक है। कहानी आइए, मान लीजिए, ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि मैंने ये वाला प्लाज्मिड, ठीक है, ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि इस वाले प्लाज्मिड में मैंने, अब डिजायर जीन घुसाना है पर कौन से कलर का बनाऊं ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मान लो कि इस वाले प्लाज्मिड में मैंने अपना डिजायर जीन घुसा दिया, DG लिख रही हूँ डिजायर जीन को। मान लो कि इसमें मैंने अपना डिजायर जीन घुसाया, ठीक है। और इस वाले प्लाज्मिड को बेटा जी मैंने, इस वाले प्लाज्मिड को मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। इस वाले प्लाज्मिड को मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया। अगर मैंने, ये थोड़ा पिंक कलर से बनाती हूँ, ठीक है, ये मेरा डिजायर जीन है, ठीक है। अगर मैंने इस वाले प्लाज्मिड को यहाँ पर घुसाया है, ठीक है, देखो सेम प्लाज्मिड है, देखो इसके पास भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा, इसके पास भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा, बेटा जी इसके पास भी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा, ठीक है, AMPR, इसके पास भी AMPR होगा, ठीक है। इसको मैं रिकॉम्बिनेंट को पिंक कलर से बना देती हूँ, ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। रेजिस्टेंट जीन सबके पास है। अब हमारे पास कहानी ये है कि यहाँ पर जो प्लाज्मिड है, यहाँ पर इसके पास भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा, इसके पास भी होगा। भैया प्लाज्मिड तो वही है ना, बस इसमें डिजायर जीन घुस गया है, इसमें नहीं घुसा है, ठीक है। इसके पास भी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा, मैं ब्लैक से लिख दे रही हूँ पूरा, और बेटा जी इसके पास भी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा। बस कहानी ये है कि इसको पूरा मिटा दो, इसके पास तो कुछ भी नहीं आया था, ये इसका खुद का मटेरियल था, ठीक है। बस कहानी ये है कि इसके पास रिकॉम्बिनेशन वाला जीन है और इसके पास नहीं है। क्लियर मैम? हम समझ गए, ठीक है। अब होता ये है कि इन रेजिस्टेंट साइट के आधार पर हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं, ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सकते हैं, ठीक है। इन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स होती हैं इन द प्लाज्मिड, इनको हम सेलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं। तो जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट, ध्यान से सुनो, जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होती हैं इनटू द प्लाज्मिड, उन्हें हम सिलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं। इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट into the plasmid called as selectable, कॉपी में लिखिएगा, selectable markers, ठीक है। क्योंकि ये क्या सिलेक्ट करती हैं? because these markers, these antibiotic resistant site helps in the selection in between the transformant and non-transformant, recombinant and non-recombinant।
क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अभी हम ये समझना है कि हम इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, मार्कर्स समझ गए ना, व्हाट आर द सिलेक्टेबल मार्कर? सिलेक्टेबल मार्कर आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट जो प्लाज्मिड में प्रेजेंट होती हैं। इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट के आधार पर हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से भी अलग कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से भी अलग कर सकते हैं। इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट के आधार पर मैं आज आपको सिखाने वाली हूं कि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करेंगे, कैसे मैं जानूंगी कि ट्रांसफॉर्म इन दोनों को इससे कैसे अलग करेंगे। मतलब अभी हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट छोड़ो, अभी इस कक्षा में हम ये जानेंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं और इन सिलेक्टेबल मार्कर्स के आधार पर हम इन ट्रांसफॉर्मेंट को इस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करेंगे। जब रिकॉम्बिनेंट की बात करूंगी तो फिर उसके लिए मुझे एक वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा जो कि PBr 322 है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास एक है पेट्री प्लेट, ठीक है बच्चों। सपोज दैट मेरे पास है ये पेट्री प्लेट, लैबोरेटरी में आपने भर भर के पेट्री प्लेट्स देखी होंगी, ठीक है। ये है हमारी पेट्री प्लेट, ठीक है। अब होता ये है बच्चों कि इसमें हम एक मीडियम उगाते हैं, ठीक है, पर्पल कलर का, आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है। इसमें हम एक अगार मीडियम जो है ग्रो मतलब रखते हैं, ठीक है। ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। अगार प्लेट में हम लोग जो है तो प्लेट करते हैं, बेसिकली क्या होता है, ये जेल होता है, ठीक है। पहले इसको गर्म करते हैं, फिर उसको पेट्री प्लेट में डालते हैं तो जम जाता है। इस मीडियम के अंदर ये मीडिया है, ये क्या है बच्चों, मीडिया, ठीक है। इसको हम मीडिया कहते हैं। मीडिया को इस मीडिया में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लैबोरेटरी में कोई भी बैक्टीरिया उगाना है तो मुझे ये मीडिया मांगता है, समझ में आई बात। मुझे कोई भी बैक्टीरिया उगाना है मेरे लल्ला, मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो ये मीडिया मांगता है। अगर ये मीडिया नहीं होगा तो कहाँ उगाएगा, तुम दीवार में थोड़ी उगाएगा यार, ठीक है। तो ये मीडिया में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सही होते हैं, ठीक है। अब हम करते ये हैं कि हम ऐसा एक लूप होता है, ठीक है। लूप मतलब ऐसे मान लो एक डंडी होती है, ऐसे लूप, हम एक बैक्टीरियल सेल को ऐसे ऐसे डुबाते हैं उसमें, उस लूप को, और उसके बाद पूरे में ऐसा 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 करके ग्रो कर देते, मतलब ऐसे ऐसे लिख देते हैं उस लूप से ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्यूबेटर में रखते हैं। जब हमने यहाँ से कहानी शुरू की थी ऐसे, ठीक है, और जहाँ जहाँ आपकी बैक्टीरियल सेल, आप ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि बैक्टीरियल सेल हम फैला दें, जहाँ जहाँ बैक्टीरियल सेल आपने फैलाई होंगी वहाँ वहाँ पर आपको बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखाई देने लगेंगी। सुबह उठोगे ना तो ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर की बैक्टीरियल कॉलोनीज आपको दिखाई देने लगेंगी, क्लियर है। अभी मैं इसका फोटो लेके आई हूँ, वो दिखाती हूँ। चलो ये बनेंगी कॉलोनीज, और अगर हम देखेंगे कैसी कॉलोनीज बनेंगी, आओ दिखा देती हूँ एक बार, तो तुम्हें थोड़ा जीवन में चैन आ जाए, ठीक है। चलो चलो तो दिखाती हूँ तुम्हें। देखो ध्यान से देखते जाना है ना, बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से देखो। ये देखो ये होती हैं प्लेट्स, ठीक है। ये जैसे ये आपको दिख रही है ना, देखो कल्चर प्लेट्स रखी हुई हैं। फिर हमने क्या किया, लूप से ऐसे 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 किया, ओह शिट, ठीक है। जैसे कि हमने लूप से ऐसे ऐसे किया, लूप क्या होता है, एक नाइक्रोम का लूप होता है, मतलब उसके ऊपर ऐसा वायर होता है, उसके बस आपको क्या करना है, यहाँ से पता है, एक कॉलोनी उठाओ और बस नई प्लेट में फ्रेश, ये जो मीडिया रखा हुआ है, रेड कलर का मीडिया जो दिख रहा है आपको, ये मीडिया होता है जिसमें न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं, ठीक है। एक ही कॉलोनी उठाओ, फिर दर 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 ऐसे ऐसे लिख दो। जब सुबह उठोगे तो सारे में आपने क्या किया, ये जो है ना, ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये एक सेल नहीं बेटा, समझ में आ रही बात, ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये एक सेल नहीं है, ना 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 ना, दिस इज नॉट वन सेल, दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल। उसके बाद अपन ने क्या करना है, उसको ठीक है, तो हमको सॉरी, तो हमको क्या करना है, इसमें लूप डिप करना है और उसके बाद फिर स्ट्रीक कर देना है। उसके बाद जहां जहां आपकी सेल्स जाएगी बेटा जी, वहां वहां पर आपको कॉलोनीज मिलेंगी, ठीक है। अब होता क्या है कि पहले एक सेल आती, वही सेल आपस में रेप्लिकेट करती रहती और एक पूरी कॉलोनी बना लेती। तो कॉलोनी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। आइए बैक टू द पवेलियन। अब क्या किया हमने, स्ट्रीक कर लिया। अब मान लो, ध्यान से सुनो, अब मान लो हमने अच्छा पहले एक और बात। अब मान लो इस मीडियम में हमने, इसको सब मुझे मिटाना है, ठीक है। इस मीडिया में बेटा जी हम लोगों ने डाला, पता है क्या, इस मीडिया में मैंने डाला, मान लो एम्पिसिलिन डाला, ठीक है। इसमें मैंने डाला एम्पिसिलिन, ठीक है। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक भैया जी मैंने डाल दी, ठीक, क्लियर है। एम्पिसिलिन डाल दी और मान लो इसमें एक और क्या डाल दूं, टेट्रासाइक्लिन भी डाल दूं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन भी इसमें डाल दी मैंने, क्लियर, दोनों एंटीबायोटिक्स अपने डाल दी, ठीक। अब क्या होगा, अब हम लोगों को करना ये है कि इन बैक्टीरियल कॉलोनीज को इसमें उगाना है, ठीक है, इसमें उगाना है, ठीक। अब कहानी ये है कि हमारे पास
इन दोनों प्लाज्मिड में सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। एक के पास सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एक है सिलेक्टेबल मार्कर जीन एम्पिसिलिन। दो जिसके पास भी प्लाज्मिड होगा उन दोनों के पास ये सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे कि नहीं होंगे। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ये प्रोवाइड कर रहे हैं रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द एंटीबायोटिक। मतलब अगर हम इनमें टेट्रासाइक्लिन डाल दें, अगर हम इनमें एम्पिसिलिन डाल दें तो कमबख्तों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बैक्टीरियल सेल नहीं मरेगी। क्यों नहीं मरेगी, क्योंकि इसके अंदर जो प्लाज्मिड है वो इस बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इसमें टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन डाल भी दूं, बेटा जी ध्यान से सुनना, मैं अगर इसमें डाल भी दूं तो इन कमबख्तों को, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद इनको ऐसे प्लाज्मिड दे रखे हैं जिनके पास ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं जो कि इन्हें टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमने इसमें उगाया तो बताओ कौन सा उगेगा, देखो 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 देखो, अब मान लो हमने इसमें क्या डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन डाल दिया है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, सुनना, अगर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन है, नॉर्मल बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन से मर जाता है। तो बेटा जी, बच्चों जी, सुनो जी, तो अगर मैं इसमें टेट्रासाइक्लिन डाल दूं और इसमें एम्पिसिलिन डाल दूं तो ये मरेगा कि नहीं मरेगा, क्यों नहीं मरेगा, मैं मर जाएगा, क्योंकि इसके पास थोड़ी कोई रेजिस्टेंस जीन है। तो जैसे आप टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन डालेंगे तो ये मर जाएगा, ये उगेगा ही नहीं, मर के जाएगा, उगेगा ही नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। तो जब हम पेट्री प्लेट में तीनों प्रकार के बैक्टीरिया उगाते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया इसमें नहीं उगेगा, बोलो मैम, इसमें वो वाला बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं उगेगा जिसके पास टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन जीन नहीं है, ठीक है। मतलब टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं होने देते। तो बेटा जी इसमें बताओ कौन सा वाला नहीं उगेगा, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है जिसमें कोई जीन नहीं है रेजिस्टेंस का, वो बिल्कुल नहीं उगेगा, क्योंकि अगर वो उगना भी चाहेगा तो ये उसको मार देंगे। पर बाकी बैक्टीरिया जिसके पास रेजिस्टेंस जीन है वो दोनों इसमें उग सकते हैं, क्योंकि उनको रोकने के लिए कि कौन है, उनको रोके, ये रोकेंगे, उनके पास तो रेजिस्टेंस जीन है, वो रेजिस्ट कर लेंगे, भैया तू भाड़ में जा, तू है तो हमें क्या लेना देना, हमारे पास रेजिस्टेंस जीन है। तो बेटा जी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला है ना, ध्यान से देखो, ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला है बेचारे के पास रेजिस्टेंस जीन नहीं होने की वजह से, सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होने की वजह से ये मीडियम में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीडियम में टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन पड़ा हुआ है। पर यही दोनों ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, दोनों रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट की बात कर रहे हैं, यहीं पर दोनों ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया उस कल्चर प्लेट पे उग सकते हैं, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन को सहने के लिए इनके पास क्या है, जीन्स है। और इन्हीं जीन्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं आपका सिलेक्टेबल जीन या सिलेक्टेबल मार्कर। इन जीन्स के आधार पर ही ना तुमने ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग किया। इसमें कौन उग पाएगा, इसमें दोनों प्रकार के उग पाएंगे। इसमें मान लो ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी है और ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी, ठीक है, इसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया उगे हैं, ठीक है। कौन कौन से बैक्टीरिया उगे हैं, इसमें दोनों प्रकार के बैक्टीरिया उगेंगे, जैसे कि इसमें रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट भी उगेगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाला भी उगेगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट वाला उगेगा, और इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाला भी उगेगा। समझ में आ रही बात, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाला भी उगेगा, दोनों के दोनों उगेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हुआ है, रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्म हुआ है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्म हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। अगर ट्रांसफॉर्म हुआ है मतलब बाहर से प्लाज्मिड आया है, और अगर बाहर से प्लाज्मिड आया है तो वो क्या लाया है, वो लाया है टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन। इस मीडियम में एंटीबायोटिक होने के बावजूद ये बैक्टीरिया सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि इनके पास सेलेक्टेबल मार्कर थे, टेट आर और एम्पिसिलिन आर। क्लियर। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ आया ही नहीं बाहर से, ठीक है। नॉर्मल बैक्टीरिया में ये सेलेक्टेबल जो जीन्स होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जो रेजिस्टेंस जीन होते हैं, ये नहीं होते, पर अगर बाहर से आ जाएगा तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे कि
हम बहुत समय तक एंटीबायोटिक खाते रहते हैं तो लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक का असर खत्म हो गया, सुना है ना आप लोगों ने, कहते हैं इसकी दवाई चेंज करनी पड़ेगी, ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो बहुत समय तक अगर हम कोई दवाई खाते हैं तो शरीर में दवाई असर करना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर से हम कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे दे देते हैं, तो ये प्लाज्मिड के पास क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर घुस के उन्हें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। खाते रहो टेट्रासाइक्लिन, खाते रहो एम्पिसिलिन, इनके पास अंदर क्या बैठे हुए हैं, वो सिलेक्टेबल मार्कर लेके बैठे हुए हैं प्लाज्मिड में, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। पर अगर नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करूं, जब नया नया हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो बराबर बैक्टीरिया मारते हैं, क्योंकि बाहर से उनके पास अभी कोई प्लाज्मिड ऐसा नहीं आया है जिसके पास रेजिस्टेंस का सिलेक्टेबल मार्कर हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिलेक्टेबल मार्कर वी कैन क्लासिफाई द बैक्टीरियल सेल विच आर ट्रांसफॉर्म्ड और विच आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस पे हमने दोनों प्रकार के उगा लिए, ट्रांसफॉर्म्ड थे चाहे रिकॉम्बिनेंट है, नहीं है इसे कोई लेना नहीं। अगर उनके पास प्लाज्मिड आया है तो वो ट्रांसफॉर्म्ड है, और अगर वो ट्रांसफॉर्मेंट है तो रेजिस्टेंस जीन है, और अगर रेजिस्टेंस जीन है तो कितनी दोनों एंटीबायोटिक कितनी भी डाल लो वो उगेंगे ही। पर अगर ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है तो कितनी भी एंटीबायोटिक डाल लो, मतलब थोड़ी सी भी डालोगे तो भी वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार देंगे, जैसे ग्रो करने के भड़ 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 मारना शुरू कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? तो सिलेक्टेबल मार्कर से हम दोनों चीजों को अलग कर सकते हैं। इवन कुछ सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे भी हैं जैसे PBr322 PUC, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे भी होते हैं बेटा जी जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करते हैं। अभी हमने पढ़ा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट का क्लासिफिकेशन, ठीक है, किसके आधार पे किया हमने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के आधार पे। हम नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को भी अलग कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें कुछ स्पेशल वेक्टर्स की जरूरत होगी जिसे PBr322 कहते हैं, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत क्यों होती है बेटा जी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है, अगर मैंने ये बोला कि किसी भी सिलेक्टेबल, अगर मैंने बोला कि किसी भी वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो मैं ये बोलूंगी कि किसी भी वेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो पहले उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो भी हाई कॉपी नंबर का। क्लियर है? साथ में उस वेक्टर में होने चाहिए कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये क्या होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स? सिलेक्टेबल मार्कर्स आर द जीन्स। ठीक है, सिलेक्टेबल जैसे कि अगर आप देखो, जैसे कि मान लो ये देखो, ये है PBr322 का जो है प्लाज्मिड, ये मैन मेड डिजाइंड प्लाज्मिड है। हम प्लाज्मिड को डिजाइन भी कर सकते हैं, समझ में आई बात? वी कैन डिजाइन द प्लाज्मिड। ठीक है, हम डिजाइन कर सकते हैं, उसमें कोई भी जीन घुसा सकते हैं, कोई भी जीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिजाइंड प्लाज्मिड है, इसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के रेजिस्टेंस जीन है। तो अगर ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में घुस जाएगा तो उस बैक्टीरिया पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेंगी, समझ में आई बात? वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। ठीक है, तो जनरली ये जीन जो होते हैं ये आपके वेक्टर में पाए जाते हैं। ये जीन इनकोड करते हैं रेजिस्टेंस को। किसके लिए रेजिस्टेंस को इनकोड करते हैं? किसी एंटीबायोटिक के लिए, जैसे टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस, कैनामाइसिन के लिए रेजिस्टेंस, या क्लोरमफेनिकोल के लिए। ठीक है, और ये जो होते हैं दीज आर द सिलेक्टेबल मार्कर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर? बिकॉज दे मार्क द डिफरेंस। They can differentiate between the transformant and non-transformant. ठीक है, they can differentiate between the recombinant and non-recombinant transformant. ठीक है, आज अभी हमने सीख लिया कि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करेंगे। कॉमन इकोलाई, अगर मैंने बोला कि कोई प्लाज्मिड उससे बाहर से नहीं आया, तो नॉर्मली इकोलाई के पास कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। तो मैं अगर ये बोल रही हूँ कि नया नया जब हम दवाई खाना शुरू करते, ध्यान सुनना मेरी बात क्या बोल रही हूँ, जब नई नई अपन लोग मेडिसिन शुरू करते हैं ना बच्चों, तो होता यह है कि वो तुरंत बैक्टीरिया को मार देती, पर कुछ ही समय तक अगर हम वो खाते रहेंगे तो बाहर से कुछ ऐसे प्लाज्मिड आ जाते हैं जो उस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि उस प्लाज्मिड से हमारे पास क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस जीन आ जाता है। तो अब आपके पास बैक्टीरिया को कैसे मारोगे, उसके पास तो जीन है, बचा लेगा अपने आप को। ठीक है, सो ये हुआ सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर आर नथिंग, दीज आर द जीन प्रेजेंट ऑन द वेक्टर व्हिच कैन प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया फ्रॉम द वेरियस एंटीबायोटिक्स। सो एंड बाय द हेल्प ऑफ these selectable marker we can classify the transformant bacterial cell by the non-transformant bacterial cell, and by the different types of man-made selectable marker we also differentiate the recombinant transformant and non-recombinant transformant, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। अब अपन बात करते हैं क्लोनिंग साइट्स के बारे में। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने सीखा क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, फिर क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी भी वेक्टर में कि उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। तीसरी चीज जो किसी भी वेक्टर में होनी चाहिए वो है उसकी क्लोनिंग साइट। क्या होती है क्लोनिंग साइट? In order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site
फॉर द कॉमन यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, तो जहां पर ध्यान से सुनना, व्हाट इज अ क्लोनिंग साइट? अगर मान लो ये प्लाज्मिड है, ठीक है, सपोज दैट बेटा जी ये प्लाज्मिड है, ओके, ये है प्लाज्मिड, ठीक है। हम लोगों ने इको R1 का पढ़ा, उसका GAATTC था उसका रिकग्निशन सीक्वेंस। मान लो इसी को अपन मान लेते हैं कि ये इको R1 है, ठीक है। अब इसका GAATTC ये इसका रिकग्निशन सीक्वेंस है। अब यहां से वो यहाँ पे GA के पास कट मारता है वो ऐसे करके, ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर GA के पास कट मारता है तो आपका जो वेक्टर था, जो प्लाज्मिड था, वो खुल गया था, इस तरीके से खुल गया था। तो जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मारता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा जी कट मारता है वहीं से वो प्लाज्मिड खुल जाता है, और जहां पर खुलेगा वहीं पर तो एलियन पीस ऑफ डीएनए जुड़ेगा। बोलो, वहीं पर तो एलियन पीस ऑफ डीएनए जुड़ेगा। तो इसे हम क्लोनिंग साइट भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ओहो, इसे ही हम क्या कह देते हैं? इसे ही हम क्लोनिंग साइट भी कह देते हैं। तो जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करके प्लाज्मिड को खोलता है, उसके आगे पीछे थोड़ी लगाओगे एलियन डीएनए, वहीं पे लगाओगे ना। तो जो रिकॉग्निशन साइट होती है वही क्लोनिंग साइट होती है। जहां पर कट मारोगे वहीं पर तो प्लाज्मिड का एलियन डीएनए का पीस लगाओगे ना प्लाज्मिड में, तो वही उसकी क्लोनिंग साइट होती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो एक प्लाज्मिड में एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट हो गई, ठीक है, तो प्लाज्मिड कैसा हो जाएगा बेटा जी? अब प्लाज्मिड ऐसा कट जाएगा। तो बताओ क्या वो फंक्शन ढंग से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और ऐसा क्लोनिंग वेक्टर जो है ये काम का भी नहीं होता जिसकी मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट होती है। तो अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसका एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए जहां पर वो कट करे और एलियन पीस ऑफ डीएनए वहां पर इंसर्ट हो जाए। मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट होंगी तो चलो एलियन डीएनए यहाँ पे घुसा दिया आपने, ये घुसा दिया, ये घुसा दिया, पर जरूरी थोड़ी कि हर बार एलियन डीएनए यहाँ और यहाँ घुस पाए। और जब तक आपका प्लाज्मिड पूरा पैक नहीं होगा बाय द लाइगेज, तो बेटा जी अपन उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? समझ आ रही है ना बात मैं क्या बोल रही हूं? तो अगर मैं किसी प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी की बात कर रही हूं तो उसका रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट बोल रही, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए जहां पे एलियन पीस ऑफ डीएनए हम इंसर्ट कर सके। और मल्टीपल क्लोनिंग साइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, इट मींस टू से दैट कि मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट है। और अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट है तो बहुत जगह से आप काट रहे हो, और अगर आप बहुत जगह से काट रहे हो तो हर जगह एलियन पीस ऑफ डीएनए लगे, ये जरूरी नहीं है। नहीं लगा तो प्लाज्मिड खुला रहेगा ना, और प्लाज्मिड खुला रहेगा जब तक वो पूरा लाइगेट नहीं होगा, पूरा जुड़ेगा नहीं, तब तक हम उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, और ना वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स। ठीक है, और इस तरीके से जीन क्लोनिंग में दिक्कत आ सकती है। क्लियर? आगे बढ़े। क्लोनिंग साइट में हम करते क्या है? क्लोनिंग साइट, तो द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से देखते जाइएगा क्या बोल रही हूं मैं। The gene of interest is inserted at the restriction enzyme site located in any one of the antibiotic resistance gene or selectable marker genes। देखो ध्यान से, आइए इसका मतलब समझाती हूं मैं। बड़ा मजेदार चीज है, बड़ा मजेदार चीज है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मेरा कोई एक प्लाज्मिड है, ठीक है, सपोज दैट, ध्यान समझना, बड़ा बड़ा मजेदार चीज है ना। अब हुआ ये कि मान लो कि ये है इसकी रिकॉग्निशन साइट, मान लो कि ये इस प्लाज्मिड की रिकॉग्निशन साइट है। ठीक है बच्चों, इस सेंटेंस का मतलब अभी समझाती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर इसी पर्पल ही पर्पल आजकल लिख रही हूं मैं, ठीक है, और यहां पर मान लो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और यहां पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, डन। और यही जो रेड वाली है ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है। रिकॉग्निशन साइट समझते हो ना, जहां पर आपका एंजाइम एक्ट करेगा, रिकॉग्निशन साइट है। ओहो हो, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब क्या होगा? अब मुझे इस रिकॉग्निशन साइट में अपना ये वाला पीस ऑफ डीएनए जो है इंसर्ट करना है। मान लो ये मेरा डिजायर्ड जीन है, ये मेरा डिजायर्ड जीन है बेटा जी, है ना, ये मेरी डीजे है, डीजी। ठीक है, अब क्या करूं मैं? बड़ी परेशानी है। जब मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेके जाऊंगी, ध्यान समझना, बड़ा मजा आएगा। देखो देखो देखो, जब मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेके गई, ठीक है, यहां से मैंने इसको कट किया, तो बेटा जी अगर रिकॉग्निशन साइट में कोई एंटीबायोटिक जीन का सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है, कोई सिलेक्टेबल जीन प्रेजेंट है, तो ये पूरा उड़ जाएगा, ये पूरा पार्ट कट जाएगा। तो अब क्या इस प्लाज्मिड में रेजिस्टेंस मिलेगा? अगर इस प्लाज्मिड को मैं टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन में उगाऊंगी इस वाले बैक्टीरिया को, तो वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब इस प्लाज्मिड में रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं।
तो अगर रिकॉग्निशन साइट पर कोई रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है तो एंडोन्यूक्लियस के एक्ट करने के दौरान ये रेजिस्टेंस जीन भी कटकर अलग हो जाते हैं। और अगर कटकर अलग हो गए तो और अगर बेटा जी कटकर अलग, ओह शिट व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, और अगर कटकर अलग हो गए, मैं वाइट कर दे रही हूं, ठीक है, और अगर कटकर अलग हो गए तो क्या अब इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में कुछ बचा? देखो, क्या इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। और अब आप इस डीजे वाले बाबू को ले आइए और यहां पर इंसर्ट करा दीजिए। क्लियर? समझ में आई बात? तो यही बोलना चाह रहा है ये वाला सेंटेंस कि the gene of interest is inserted at the restriction enzyme site located in any of the antibiotic resistance gene or selectable marker gene such that the recombinant vector due to this vector will lose the antibiotic resistance but can still be selected out from non-recombinant once by the presence of intact antibiotic resistance for another selectable marker। ये बोलना चाह रहा है कि अगर रिकॉग्निशन साइट पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हुआ तो एंडोन्यूक्लियस से वो कटकर अलग हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम उसे जो है क्या कहूँ, ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना मुश्किल हो जाएगा, पर फिर भी हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर पाएंगे। वो मैं PBR 322 में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये कंसेप्ट याद रखना कि अगर मान लो कि मैंने किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को साइट पर अटैक किया, क्योंकि PBR 322 में ऐसा होगा, इसलिए मैं इस बात को अभी से क्लियर कर दे रही हूँ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट पर अगर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हुआ तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कटकर अलग हो जाए। और फिर अगर उस बैक्टीरिया को मैं किसी मीडियम में उगाऊंगी जिसमें एंटीबायोटिक है तो वो मर जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जीन तो कट के अलग हो गए बेटा जी। ठीक है बच्चों जी, समझ आ रहा है कि आया टकराया और सब चला गया, हो मैम ये क्या है मैम, तो ऐसा ना बेजान दिल को मेरे तूने धोखा दिया, ऐसे वाला तो नहीं चल रहा है। बहुत ही आसान है ये वाला जो है ना, जब मैं आपको PBR 322 वेक्टर पढ़ाऊंगी ना, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लाज्मिड बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्टेबल मार्कर। इन एंटीबायोटिक सिलेक्टेबल मार्कर कुछ नहीं है, प्लाज्मिड में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। इन रेजिस्टेंस जीन्स की वजह से हम सब कुछ से अलग कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, सबसे। तो आज तो आप सीख ही लिए ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। अब आइए बात करते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर की और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, साइज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि should be small as large molecule have tendency to break down during purification। प्लाज्मिड का साइज कभी भी या वेक्टर का साइज कभी भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको करना क्या है, इस प्लाज्मिड को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि इससे हमको डिजायर्ड जीन निकालना है। और अगर बेटा जी तुमने इतना बड़ा प्लाज्मिड ले लिया तो प्यूरिफिकेशन के दौरान वो टूट सकता है, तो आपका डिजायर्ड जीन भी टूट सकता है, खराब हो सकता है। तो इंटैक्ट रहना चाहिए, इसलिए हमको छोटा प्लाज्मिड यूज करना चाहिए। क्लियर है? तो एक बार हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं, क्या क्या फीचर होने चाहिए वेक्टर में। सबसे पहले उसके पास होनी चाहिए, रिवाइज कर रहे हैं लास्ट क्लास और इस क्लास को, सबसे पहले उसके पास होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI लिख दूं। फिर उसके पास क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर जो उसको अलग कर सके। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होने, सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, मार्कर। उसके बाद उसके पास होनी चाहिए क्लोनिंग साइट। क्या होती है क्लोनिंग साइट, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है वहीं पर आपको क्लोन करना, क्लोनिंग साइट। और चौथी बात ये होना चाहिए आपका साइज। साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल, ताकि प्यूरिफिकेशन के दौरान वो टूटे नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी जो एक आइडियल वेक्टर के पास होनी ही चाहिए। क्लियर है बच्चों जी? चलिए अब आपके एनसीईआरटी को रीड करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर, इन एडिशन टू ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ वेक्टर के पास होने चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। ये सिलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाइंग, ठीक है, विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एलिमिनेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एंड आपको पता है कि सिलेक्टिवली अगर सिलेक्टेबल मार्कर होंगे प्लाज्मिड के पास तो ये क्या करेंगे, सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ये पढ़ाया मैंने आपको कि मीडिया में अगर तुमने एंटीबायोटिक डाली तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट उसमें उग ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो प्लाज्मिड ही नहीं पहुंचा है जिसके पास रेजिस्टेंस जीन है। अगर मीडिया में आपने एंटीबायोटिक डाला और उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया उगाया जिसमें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे, मेरे लल्ला, मेरे लल्लू, मेरे लल्लियो, तो बेटा जी वो वहां पर जो है उग पाएगा और वहां पर हम कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम फॉरेन पीस ऑफ DNA को एक प्लाज्मिड में घुसाकर प्लाज्मिड को एक होस्ट बैक्टीरिया में जो है डाल देते हैं। ठीक है, और नॉर्मली द जीन इनकोडिंग
resistant to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin etc. are considered useful. ठीक है, इसको हम useful क्यों मानते हैं रेजिस्टेंस जीन को? useful as a selectable marker for the E. coli. E. coli के लिए selectable marker होते हैं ये. The normal E. coli के पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है. क्लियर हुई? नाउ अब बात चली तो क्लोनिंग साइट्स के बारे में पढ़ी ले. In order to link the alien DNA, vector needs to have very few, preferably single recognition site. अगर मुझे किसी फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को अपने प्लाज्मिड में घुसाना है तो उसके पास होना चाहिए साइट ऑफ रिकॉग्निशन जहां पे एंडोन्यूक्लियस काम करता है, वही है क्लोनिंग साइट. ठीक है, फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा वहीं पर क्लोन होगा. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा होंगे तो कट हो जाएगा, फ्रैगमेंट बनेंगे जिससे जीन क्लोनिंग कर बहुत सारे फ्रैगमेंट बन जाएंगे, कट हर जगह से लगेगा तो जिससे बहुत सारे जो है मतलब हर एक जगह क्लोन हो गया, चलो ठीक है, एक जगह पे से कटा वहां क्लोन हो गया, पर अगर सब जगह से कटेगा तो सब जगह क्लोन होना तो बड़ा मुश्किल है यार. ठीक है, तो इससे हो जाएगी बड़ी ही प्रॉब्लम. द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट ए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट ऑन 1 or 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. इसके बारे में देखो, हमेशा ये याद रखना कि जहां पर भी हम कट लगा रहे हैं और जहां पर भी हम जोड़ रहे हैं, लाइगेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो तो कटने के दौरान वो अलग हो जाएं और फिर वो जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा. और ये जो कहानी मैंने बोला ना कि कई बार ऐसा होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बीच में ही घुसे रहते हैं रेजिस्टेंस जीन आपके सिलेक्टेबल मार्कर, तो वो भी कट के अलग हो जाते हैं, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है सिलेक्ट करने में. तो फिर हमको जो है अलग मार्कर, अलग वेक्टर को चुनना पड़ेगा. ठीक है, सो आई होप मैंने आज आपको पढ़ाया वेक्टर की प्रॉपर्टी. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर. आई नो दिस इज वेरी कुंचम छोटू सा लेक्चर, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पीबीआर, कुछ एग्जांपल्स ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी. आज तो आपने ये सीखा कि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको सिखाना है कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे अलग करते हैं. ठीक है, आज आपने सीखा ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्लास में आपने सीखना है कि ट्रांसफॉर्म हुआ है तो रिकॉम्बिनेंट वाला हुआ है, बकवास वाला हुआ है. ठीक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी और आपको 2 इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, इसके प्रोसीजर सिखाऊंगी और 2 इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगी जो कि पीओसी और पीबीआर 322. अब बेटा जी बुक में लिखा है तो पढ़ना है. आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन मेरे प्यारे बच्चों. अगर आप ऐसी चाहते हो तो क्लास 12th में जाओ, फोटो पे क्लिक करो, चैप्टर बने हैं, जाके देखो. मैंने आपको हर बार मैं अपनी यूएसबी बताती हूँ, मुझे लिखना पसंद है. मुझे ऐसा लगता है कि मैडम लिख रही है तो बच्चे के दिमाग में घुसना चाहिए. मैडम के साथ साथ लिखेगा, चाहे मैडम के साथ साथ पढ़ेगा तो डॉक्टर तो तुम बनेगा ही. डॉक्टर तो मैं बना के ही दम लूंगी. आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों. सी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.